तो बच्चों आज विज्ञान में हम पढ़ेंगे ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी। क्या है ऊर्जा? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। देखिए पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ऊर्जा के प्रकार देखिए, ऊर्जा कई प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। एक नाभिकीय ऊर्जा और भी आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं 10वें नंबर पर, नाभिकीय ऊर्जा। और भी ऐसे तो ज्वार भाटे से भी उत्पन्न होती है, उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। उसको आगे थोड़ा सा पढ़ लेंगे, एक एक करके देखिए इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। किसी भी वस्तु की अगर वस्तु के अंदर गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या कहिए कि काम करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है वो ऊर्जा कहलाती है। कौन सी? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे चलती हुई ट्रेन, मतलब इसमें चलना जरूरी है। चाहे आपका देखिए वायु में यान चल रहा हो या तीर तो छोड़ देना, तो वो चल रहा होना चाहिए। बहता हुआ पानी, ठीक। गतिज ऊर्जा का सूत्र है K बराबर हाफ mv²। यहाँ m क्या है? उस वस्तु का द्रव्यमान है और v उस वस्तु का वेग, मतलब उसकी वेलोसिटी है, किस वेग से वो वस्तु चल रही है, और m वस्तु का द्रव्यमान। अब यहां पर इस सूत्र में देखिए बड़े गौर से, इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी वस्तु में द्रव्यमान ज्यादा होगा, अगर m ज्यादा हो जाए तो ऊर्जा भी ज्यादा हो जाएगी। या उसकी स्पीड बढ़ा दें, अगर हम स्पीड दुगुनी करेंगे तो उसकी ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि v का स्क्वायर है। क्या है बेटा? v का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर का मतलब यह है कि अगर देखिए v बराबर 2 है, ठीक है ना, और m बराबर आपका 1 है, तो आपकी एनर्जी कितनी रहेगी? तो k बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू 2 का वर्ग। देखो ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 1/2 इंटू 2 का वर्ग 4। तो आपकी एनर्जी कितनी रही? 2। और वही अगर हमारा वेग, अगर हम स्पीड 2 गुनी कर दें, अगर v हमारा 4 कर दें, तो हमारी ऊर्जा हो जाएगी 1/2 इंटू पिंड का वजन उतना ही है और ये हो जाएगा 4 का वर्ग। तो 1/2 इंटू 4 का वर्ग 16, 2 से ये काट दिया 8, तो 8 हो गई। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर वेग डबल कर देते हैं, अगर वेग डबल कर दें तो ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। समझ में आया? अगर देखिए यहां वेग 2 था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी? 2। और जैसे ही हमने वेग को डबल कर दिया, v को 4 कर दिया, वेग डबल कर दिया, तो एनर्जी कितनी आई? 8। इसका मतलब वेग डबल कर दिया तो ऊर्जा उसकी 4 गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर वेग 4 गुना बढ़ा दें तो 16 गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर सूत्र में देख रहे हैं हम तो v का स्क्वायर के रूप में बढ़ती है, राइट। नेक्स्ट पढ़िए स्थितिज ऊर्जा। क्या है स्थितिज ऊर्जा? देखिए जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, स्थिति के कारण, किसी भी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण उसमें जो काम करने की क्षमता आती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अब क्या कहें, एग्जाम्पल देखिए, जैसे बांध में इकट्ठा पानी, अगर पानी में बहुत सारा भरा हुआ है बांध में, और अचानक से अगर उसका एक कोई साइड अगर आप किसी तरह से टूट जाए तो उससे जो सैलाब आएगा वो बहुत सारे उसके पास या उसके संपर्क आने वाली चीजों को तोड़ के रख देगा। तो उस पानी में भी एनर्जी आ गई है ना। तो बांध में इकट्ठे पानी में जो एनर्जी भरी है वो स्थितिज ऊर्जा है। घड़ी या खिलौने में भरी चाबी, जब हम चाबी देखिए इस प्रकार की घड़ियों में चाबी भरते हैं या हम खिलौनों में चाबी भरते हैं उसमें, तो उसमें फिर ऊर्जा संचित हो जाती है। फिर जैसे उसको हम छोड़ते हैं तो वो चलने लगती है। क्यों? किस वजह से? इस एनर्जी के कारण। एनर्जी का मतलब है कि काम करने की जो क्षमता है। हम भी भोजन करते हैं, हमें भोजन से एनर्जी मिलती है। हमें एनर्जी कहां से मिलती है? भोजन से।
हमारे अंदर जो काम करने की क्षमता है वो भोजन से प्राप्त होती है। ठीक, तो वैसे ही देखिए खिंची हुई स्प्रिंग या रबर बैंड में संचित ऊर्जा, स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आप खींचें छोड़ दें तो फिर वो देखिए उसमें भी वो वापस जाती है कि नहीं। तो ये इसे पी से प्रदर्शित करते हैं और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है P बराबर mgh। इसका मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा किस किस पर डिपेंड करती है, वस्तु के द्रव्यमान पर और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल कहिए, जिसे कहें गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं, और कितनी ऊंचाई पर उसको संचित किया गया है। जैसे अगर ज्यादा छत ऊंचाई पर, छत पर से अगर कोई चीज पटकेंगे, ज्यादा ऊंचाई से कटकेंगे तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। या वजन अगर पिंड ज्यादा भारी है तो अगर देखिए एम भी तो है, अगर ये दोनों, तो देखिए ये जी फिक्स रहता है बेटा, ये जी हमेशा फिक्स रहता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पृथ्वी का 9.8 होता है, हम इसको नॉर्मली 10 मान के चलते हैं, तो ये तो हमेशा फिक्स रहता है। तो दो ही चीजें बदलती हैं, या तो एम या फिर एच, एम या एच। अब इन दोनों में से जो देखिए, दोनों में से कोई भी चीज जो बढ़ेगी तो उससे पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, और ऊर्जाओं में देखें, देखिए रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा क्या है, रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा। जैसे हमने भोजन ग्रहण किया, हमने भोजन ग्रहण किया तो भोजन के जो अवयव हैं उसमें जो भी हम लोहा ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, ये अंदर जाकर के रिएक्शन सब करते हैं तो एनर्जी बनाते हैं, और वही बॉडी को, हमारी को, शरीर को जब मिलती है तो हमें काम करने की क्षमता आ जाती है। उसी को हम कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। तो भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, वो रासायनिक ऊर्जा है। भोजन से प्राप्त भोजन अवयव को रासायनिक, विभिन्न ईंधनों में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में ही संचित होती है। जितने भी ईंधन है, जैसे कोयला जला रहे हैं तो उसमें कार्बन जल रहा है, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के जल रहा है, तो ये सारी कैसी है ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। कोयले का जलना भी कैसा है, रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है। अगला बिंदु या अगला प्रकार, ध्वनि ऊर्जा। आवाज में भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जब देखते हैं हम कि पटाखे फूटते हैं, पटाखे फोड़ते हैं हम लोग कब, दिवाली पर, तो विंडो वगैरह हिल जाती हैं, हिलती है कि नहीं। आप कभी बाजार में जा रहे हो और वहां बहुत तेज डीजे बज रहा हो तो आपके क्या होता है, यहाँ पर धक धक होने लगती है कि नहीं, हिलने लगती है, गाड़ी भी आपकी हिलने लगती है, पैदल होते हैं तो आप भी हिलने लगते हैं, कंपन होने लगता है। तो ये सब किस कौन सी एनर्जी की वजह से है, ध्वनि ऊर्जा की वजह से। प्रकाशीय ऊर्जा, प्रकाश भी अपने आप में एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग पौधे अपना भोजन बनाने में भी करते हैं। किसमें करते हैं, भोजन बनाने में। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं विज्ञान में, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं उसे, प्रकाश संश्लेषण। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे रोड पे लगी ऑटोमेटिक लाइटें, ये भी प्रकाश से भी कंट्रोल होती हैं। जैसे ही प्रकाश कम हो जाता है तो उनकी रिले गिर जाती है, वो दूसरी तरफ जाके टच हो जाती हैं, तो फिर वो सोलर या बैटरी जिससे भी वो कनेक्ट होती हैं वो अपने आप रात में लाइट जलने लगती हैं। इसी प्रकार से ऑफिस वगैरह में भी, ऑफिस वगैरह का ऑटोमेटिक डोर या जो सायरन अलार्म वगैरह होते हैं वो भी प्रकाश, उससे वो उसी को डिटेक्ट करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं, तब वो बजते हैं। राइट, उसमें ऊर्जा देखिए, हीट जिसे कहते हैं हीट, ये भी हमको मिलती है। हमको तो सबसे ज्यादा सूरज से ही मिलती है, सूरज से ज्यादा मिलती है कि नहीं। हम गर्मी सर्दियों में जब हम लोग ठिठुर रहे होते हैं तो हम अलार्म जलाते हैं तो उससे भी ऊष्मा मिलती है। जैसे हमारा कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा, हम ठंड में बिल्कुल सिकुड़ रहे होते हैं, है ना, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, तापते हैं, तो उससे हमको ऊष्मा मिलती है, गर्माहट मिलती है। गर्माहट मिलती है तो हमारा क्या, शरीर थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और हम काम करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये भी ठंड में देखिए एग्जाम्पल वही कि ठंड में सिकुड़ते व्यक्ति को धूप की उष्मा से ऊर्जा का मिलना। भाप का भगोने का ढक्कन हटा देना, पानी गर्म करिए भगोने में, उसके ऊपर ढक्कन रख दीजिए, जैसे उसके अंदर भाप बनेगी तो उसकी गर्माहट जो हीट होगी उससे वो ढक्कन हट जाएगा। ऊष्मा द्वारा ओस की बूंदों का गायब हो जाना। सुबह देखते हैं सुबह के टाइम ओस पड़ी होती है, लेकिन जैसे ही सूरज आता है वो उसकी सूरज की रोशनी की जब गर्माहट आती है तो वो पानी भाप बन करके उड़ जाता है। इसी ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करके वैज्ञानिक जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था, और आगे चल के उसी सिद्धांत पर रेल का इंजन भी बना, और बहुत समय तक भाप के इंजन से रेलगाड़ियां चल रही थी। आज भी अगर हम दार्जिलिंग जाते हैं तो वहां पर एक हेरिटेज लाइन आज भी चलती है, उसमें कोयला उस इंजन में भरा जाता है, उससे
पानी गर्म होता है, उससे भाप बनती है, और भाप के द्वारा जो प्रेशर जनरेट होता है उससे वो ट्रेन चलती है। राइट। अगला है विद्युत ऊर्जा। ये तो हम सभी जानते हैं, बिना बिजली के आज कोई काम होता नहीं है। हमारे घरों में जितने भी बिजली के उपकरण हैं सारे बिजली से ही चल रहे हैं। कूलर, पंखा है ना, मोटर है, फ्रिज है, एसी है, ये सारे बिजली से चलने वाले उपकरण हैं। और आजकल तो इस विद्युत ऊर्जा से चलने वाली गाड़ी भी आ गई हैं, ट्रेनें चल रही हैं, है ना। ऊपर से बिजली का वो करंट लेती हैं और फिर वो पटरी पर इंजन उसका चलता है। तो रेल भी उसी से चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है आजकल। एक चुंबकीय ऊर्जा भी है। चुंबक के गुण होते हैं एक दूसरे लौह तत्वों को आकर्षित करना, लौह तत्वों को अपनी ओर खींचने का गुण होता है, तो उसके कारण। और एक तुमने देखा मोटर बनती है, अपने आप लोग लैब में भी काम करते हैं, देखते हैं कि जब मैग्नेट बनता है ना, जब वो घूमते तो चुंबक बनता है, तो जब चुंबक जनरेट होता है तो उससे क्या होता है, बिजली भी बनती है ना। तो ये चुंबकीय ऊर्जा भी कई प्रकार की ऊर्जाओं में कन्वर्ट होती रहती है। तो चुंबकीय गुणों के द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा है उसे हम चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। एक है आपकी सौर ऊर्जा, सूरज से मिलने वाली ऊर्जा। और भविष्य का जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत बनने जा रहा है वो सूरज ही है, क्योंकि सूरज से मिलने वाली ऊर्जा हमको डेली सूरज निकलेगा, डेली उसको हम विद्युत ऊर्जा में या अन्य प्रकार की ऊर्जा में हम कन्वर्ट करेंगे। तो भविष्य का सबसे बड़ा विकल्प क्या माना जा रहा है, सोलर एनर्जी। अब पढ़ते हैं हम ऊर्जा के स्रोतों के बारे में। ऊर्जा के स्रोत मुख्य रूप से हमारे कितने हैं, दो प्रकार के हम स्रोत मानते हैं, एक सीमित स्रोत और एक असीमित स्रोत। सीमित स्रोतों को हम कहते हैं अनवीकरणीय। अ माने नहीं, नवीकरण माने उनको नया कर सकें, वो नए नहीं बन सकते, क्योंकि इस प्रकार के जो ईंधन के स्रोत हैं या ऊर्जा के स्रोत हैं उनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, इसलिए वो सीमित हैं और एक समय के बाद वो खत्म होने हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म किसे कहते हैं, पृथ्वी के अंदर जो जीव जंतु दब के मर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीवाश्म। और उनकी बॉडी से जो लिक्विड्स होते हैं वो धीरे धीरे करके वो ईंधन के रूप में बदल जाते हैं, उनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उन्हीं से क्या बनता है, डीजल, पेट्रोल, कोयला, मिट्टी का तेल और प्राकृतिक गैसें। तो ये एक न एक दिन ये सब खत्म होने हैं, ये तो एक दिन खत्म होने हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय स्रोत कहिए या सीमित स्रोत। ठीक है ना। दूसरे हैं असीमित स्रोत। आदमी कितना ही खर्च कर ले ये कभी खत्म नहीं होंगे, इनको इसलिए नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। मतलब ये रोजाना जितना इस्तेमाल करोगे अगले दिन उतने ही नए मिलेंगे। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और जल ऊर्जा है। अन्य बिंदुओं में देखिए वही जीवाश्म, मैंने कहा कि लाखों हजारों साल करोड़ों साल पहले जो जमीन में दब गए हैं उनके जो अवशेष हैं, हड्डी वड्डी कुछ कंकाल वंकाल जो मिल जाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, जीवाश्म कहते हैं। बायोगैस क्या है, घरेलू कूड़ा करकट जो होता है, आपकी सब्जियों का छीलन वीलन है, कृषि का जो उत्पाद है, इन सबको हम जो जब सड़ जाता है, ये जब सड़ाए जाते हैं, कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट है, ये कहीं इकट्ठा होता है, फिर ये वहां सड़ता है, उनसे जो गैसें बनती हैं वो कहलाती हैं बायोगैस। क्या कहलाती हैं, बायोगैस। जैसे गोबर भी सड़ता है, तुमने देखा होगा गोबर बहुत समय तक पड़ा रहता है, उससे खाद बन जाती है, और जब खाद उसको जब खेतों में डालने के लिए खोदते तो उसमें कैसी गैस निकलती है, ये क्या है, वो बायोगैस ही है। देखिए ज्वारीय ऊर्जा क्या है, ज्वारीय ऊर्जा को समझ लीजिए। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, मतलब समुद्र में लहरों का पानी के रूप में तेज आना वो ज्वार कहलाता है, और वापस जाना भाटा कहलाता है। तो जब वो तेजी से आती हैं, बहुत स्पीड से आती हैं, तो उनकी तरंगों को भी हम ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उससे वहां प्लांट लगाए जाते हैं और बिजली पैदा की जाती है। देखिए ज्वारीय लहरों से बिजली उत्पन्न आजकल की जाती है। परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा, देखिए जब परमाणु भट्टी में किसी बड़े परमाणु को या बड़े नाभिक को छोटे नाभिकों में किसी विधि के द्वारा तोड़ा जाता है, तो इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी उत्पन्न होती है। आजकल इस विधि से भी बिजली बनाते हैं, उसे हम कहते हैं परमाणु संयंत्रों में बिजली का उत्पादन करना, है ना। बिजली बनाने के लिए कारण क्या है, ये थोड़े से पदार्थ से बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, उस परमाणु ऊर्जा को हम बिजली की ऊर्जा में बदल लेते हैं, तो ये हमारी बिजली की जरूरतों को पूरा करती है। तो बहुत छोटे छोटे क्या नाम है, छोटे नाभिकों में जब तोड़ते हैं तो इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस ऊर्जा को हम परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे यूरेनियम भारी होता है, उसके भारी नाभिक पर अगर हम न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं तो वो दो हल्के बेरियम और क्रिप्टन,
बेरियम और क्रिप्टन, दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है और बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही 3 नए न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं जो फिर से यूरेनियम के परमाणुओं पर अटैक करते हैं और फिर से ऊर्जा बनाते हैं। समझ में आया? यह सिद्धांत किसमें लागू होता है? किसमें? परमाणु बम में। जो परमाणु बम बनाए जाते हैं उसमें इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। लेकिन बिजली बनाने में थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। उसमें क्या करते हैं? इस क्रिया को नियंत्रित करते हैं। कैसा करते हैं बच्चों? नियंत्रित, कंट्रोल करके चलते हैं बेटा। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत बड़े बड़े विस्फोट हो जाएंगे, इसलिए कंट्रोल करके रखते हैं। देखिए एक न्यूट्रॉन से यूरेनियम पर अटैक हुआ तो इतनी ऊर्जा निकली, फिर ये 3 नए बनेंगे, ये 3 यूरेनियम के नए परमाणुओं पर हमला करेंगे, फिर उससे होंगे तो फिर 9 बन जाएंगे, फिर कितने बनेंगे? 9 न्यूट्रॉन बनेंगे, फिर 9 वाले 27 करेंगे। तो ऐसे करके ये बहुत अनकंट्रोल हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं? इसको हम कंट्रोल करके चलते हैं, मतलब एक ही रखते हैं और 2 को डिसॉल्व कर लेते हैं, मतलब को एब्जॉर्ब करके चलते हैं। तो भट्टी में एक प्रोसेस होता है, वो आगे के विषय है। तो ये परमाणु ऊर्जा हो गई। इसके बाद प्रमुख परमाणु संयंत्र जो हमारे यहाँ, मतलब जहां पर बिजली का उत्पादन इस विधि के द्वारा किया जाता है, वो हमारे यहाँ देखिए तमिलनाडु में कलपक्कम है, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, अपने आगरा से जस्ट बगल में है अलीगढ़ में एक जगह है नरोरा है, वहां पर भी परमाणु संयंत्र लगा हुआ है। महाराष्ट्र के तारापुर में है और राजस्थान के रावत भाटा में और गुजरात के काकरापार में है। ये परमाणु संयंत्र प्रमुख रूप से जो विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, देखिए प्रमुख ऊर्जा रूपांतरण देखिए, ऊर्जा के रूपांतरण मतलब किस में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सौर सेल जो प्लेट लगी होती है घर के ऊपर, उसमें क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को काय में बदलता है? वो विद्युत ऊर्जा में, मतलब बिजली में। हम प्रकाश से ऊर्जा ले रहे हैं, प्रकाश वाला लाइट ले रहे हैं और किस में बदलते हैं? बिजली में। डायनेमो क्या करता है? जो जनरेटर के अंदर लगा होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा, उसमें इंजन चलता है और क्या बनती है? बिजली। विद्युत मोटर, जो घरों में हमारी मोटर लगी, जो मोटर होती है वो क्या करती है? बिजली से चलती है और क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा, उससे कोई दूसरी चीज चलाते, जैसे चक्की चल रही है, मान लीजिए बिजली की मोटर से चक्की में पटा चढ़ा दिया तो बिजली की मोटर में हमने बिजली लगाई, बिजली दे रहे हैं ना ईंधन के रूप में, और उससे दूसरी क्या चल रही है? मशीन चल रही है, यंत्र चल रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। मोमबत्ती का जलना क्या है? मोम एक रासायनिक पदार्थ है, तो वो रासायनिक पदार्थ जब जलता है तो क्या देता है? प्रकाश देता है, तो प्रकाश ऊर्जा में। ऐसे ही माइक्रोफोन, जो हम लोग माइक्रोफोन यूज करते हैं, जैसे ये माइक्रोफोन है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं आवाज दे रहा हूं और ये विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। ठीक है, विद्युत सेल, जो टॉर्च वॉर्च के जो हमारे सेल होते हैं, इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा, उसमें केमिकल से ही तो भरा रहता है, उससे भी हमें करंट मिलता है। तो क्या मिलता है बच्चों? विद्युत मिलती है, बिजली मिलती है, करंट मिलता है ना। लाउड स्पीकर में क्या होता है? बिजली लगाते हैं तो आवाज निकलती है, तो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है? ध्वनि ऊर्जा में। किसमें बदलती है? ध्वनि ऊर्जा में, है ना। बिजली के हम कनेक्शन लगाते हैं, उसमें डीजे का बॉक्स होता है ना, बिजली लगा रहे हैं और निकल क्या रहा है? आवाज। तो विद्युत ऊर्जा किसमें बदल रही है? ध्वनि ऊर्जा में। ऐसे ही भाप के इंजन में क्या हो रहा है? ऊष्मा, मतलब हीट उसमें पैदा हो रही है और उससे चल क्या रहा है? इंजन। तो किसमें बदली? यांत्रिक ऊर्जा में। ओके, और कोयला का जलना, कोयला देखिए, जैसे कोयला हो चाहे मोमबत्ती हो, ये रासायनिक पदार्थ हैं, जलते हैं तो क्या देते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा। लेकिन मोमबत्ती क्या दे रही है? प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट बिंदु जो आपको याद रख लेने हैं। ऊष्मा का मात्रा क्या होता है बेटा? कैलोरी। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? 4.18 या 4.2 जूल। ये याद कर लेने बेटा, ये क्वेश्चन आएगा और ये तो जरूरी आएगा। देखिए 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁶, और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। देखिए इसको इधर यहां थोड़ा सा मैं समझा दूं। 1 किलोवाट घंटा, देखिए 1 किलोवाट घंटा, समझना ध्यान से। किलो का मतलब 1000, ठीक है, और घंटा 60 मिनट में 60 सेकंड हो गए। ये कितने हो गए बेटा? 6 36 00 और ये 1000 कितने हो गए? 36। देखिए इतना आ गया। अब यहां से लगाइए 1 2 3 4 5 6 6 या दशमलव
तो कितनी घात आएंगे 6। तो अब जो पेपर में जो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई बार यहां पर दिया होगा एक्स दिया होगा, क्या दिया होगा, यहां एक्स दिया होगा बेटा। ये होगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर एक्स। यहां एक्स का मान होगा, 4 विकल्प आपके दिए होंगे, 5, 6, 4 और डी ऑप्शन मान लीजिए 9। आप किस पे लगाएंगे आंसर, 6 वाले पर। ठीक है ना। तो कोई समस्या आगे समझ में। ये दोनों बिंदु जरूर याद कर लेना। एक तो ये 4.2, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, और दूसरा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 क्या जूल। ठीक है ना। ओके।